Hello everyone, this is the part 4 of June 2024 पेपर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 70 को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, ध्यान से देखें। द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1959। The headquarter of Commissioner's office is at Prayagraj. The name of the office was recommended by States Reorganization Commission. The Commissioner is responsible to Minority Commission of India. आराम से करें। ओके, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ये जो कमिश्नर का ऑफिस था ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पर? सबसे पहले ये दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था। थोड़ी देर के लिए इसका जो हेडक्वार्टर था उसे इलाहाबाद शिफ्ट किया था। उसके बाद 1 जून 2015 में फाइनली ये न्यू दिल्ली आ गया था। स्पेशल ऑफिसर जो है, यानी कि ये जो लिंग्विस्टिक स्पेशल ऑफिसर है जिसको हम कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं, ये किसके अंडर इस्टेब्लिश हुए थे, किस आर्टिकल के अंडर इस्टेब्लिश हुए थे? ये आर्टिकल 350B के अंडर इस्टेब्लिश हुए थे। एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी माइनॉरिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसकी रिपोर्ट ये किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से अपना आंसर देखते हैं क्या बनेगा। क्या ये 1959 में इसका ऑफिस जो है वो क्रिएट हुआ था? नहीं। इसका जो ऑफिस है वो प्रयागराज में है। एक बार ही तो सेकेंड टाइम जो इसका ऑफिस डिसाइड हुआ था वो इलाहाबाद में ही हुआ था। इट इज़ नाउ प्रयागराज। उसके बाद द नेम ऑफ द ऑफिस वाज रेकमेंडेड बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बिल्कुल 1956 में ये नाम रेकमेंड हुआ था या ये ऑफिस रेकमेंड हुआ था बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या ये माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा बी। एंड ये नॉट करेक्ट है, यस, ये बन जाएगा हमारा आंसर ए एंड डी। ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिग्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन रिक्विजिट्स फॉर द सोसाइटी। फंक्शन रिक्विजिट्स रिग्स के हिसाब से सोसाइटी के कौन से हैं? ये वही रिक्विजिट्स हैं जो वो कंपैरेटिव स्टडीज़ के दौरान पढ़ते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस या कम्युनिकेशनल। आराम से करें। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है। आप ऑप्शन देखें किस तरह से हैं, तो आइडेंटिफाई करना कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एग्जैक्ट अगर आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन तभी बन सकते हैं। कौन कौन से फंक्शनल रिक्विजिट्स हैं जो रिग्स देते हैं? 5 ऐसे रिक्विजिट्स हैं जो सोसाइटी के जो रिग्स के हिसाब से एक सोसाइटी में होते हैं। वो कौन से जो हैं वो नीड्स हैं? इकोनॉमिक, सोशल और कम्युनिकेशनल। ठीक है, उसके बाद 4th है हमारी पॉलिटिकल और 5th है हमारी सिंबॉलिक। 5th है हमारी सिंबॉलिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा ए, बी एंड डी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। ये जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, इसके आपको फीचर्स पहचानने हैं कौन कौन से हैं। आराम से करें, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ये जो भारतीय मॉडल है इंक्लूसिव ग्रोथ का, इसे नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जनरली कहते हैं सबका विकास। भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास, ये इसका पूरा नाम है। इसके 3 फीचर्स हैं, एक सबका साथ, दूसरा सबका विकास, तीसरा सबका विश्वास। और साथ ही साथ इसके जो पिलर्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। इट हैज़ 3 पिलर्स, मार्केट इकोनॉमी, एम्पावरमेंट एंड होलिस्टिक अप्रोच। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस और जो मार्केट जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आप बैलेंस करें। उसके बाद एम्पावरमेंट क्या है कि आप इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आएँ। इक्वालिटी होगी तो एक पर्सनल मोटिवेशन आएगी, पर्सनल मोटिवेशन होगी तो सक्सेस मिलेगी। होलिस्टिक अप्रोच में क्या कहते हैं कि बेसिक नीड्स के साथ साथ आप एजुकेशन पे फोकस रहें, फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाएं और एंटरप्रेन्योरशिप पर भी फोकस रहें। ये हमारा था भारतीय मॉडल जो इंक्लूसिव मॉडल का था, यानी कि भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास।
तो इसके पिलर्स या इसके जो इंक्लूसिव के जो फीचर्स होंगे, ये जो मॉडल है इसका जो फीचर्स होंगे वो कौन कौन से हैं? वो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, दैट इज A, B एंड C। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू। इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो दो सेक्टर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किससे रिलेटेड है? इट निगेट्स द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पर्पस ऑफ स्ट्रेंथनिंग पब्लिक अथॉरिटीज, इट सपोर्ट्स प्योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पर्पस ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स। इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन, आराम से पढ़े, आराम से सोचें। ओके, ये जो इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन है ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू अचीविंग स्पेसिफिक पॉलिसी गोल। ये स्पेसिफिक पॉलिसी गोल की अचीवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आंसर आ गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म टेक्नोस्ट्रक्चर टू रेफर द पावर ऑफ नॉलेज इन द हैंड ऑफ स्पेशलिस्ट। टेक्नोस्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है, टेक्नोस्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया हुआ है? गिलब्रेथ ने, ए डाउन्स ने यानी कि एंथनी डाउन्स ने, एमन ज़ाइल्ड ने या विलियमसन ने? आराम से सोचें। टेक्नोस्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था गिलब्रेथ ने। ठीक है, द आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? मेक श्योर नॉट एसोसिएटेड है। रैल्फ ब्रायबैंटी, इयन ग्लैडन, फैरल हैडी, क्रिस्टोफर हुड। ओके, रैल्फ ब्रायबैंटी जो हैं ये हमारे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, और जो हमारे फैरल हैडी हैं ये तो है ही हैं। तो कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं हैं? वो हैं ग्लैडन और आपके क्रिस्टोफर हुड, यानी कि B एंड D। सो द राइट आंसर इज 4। ठीक है, फैरल हैडी को तो सब जानते हैं, बट रैल्फ ब्रायबैंटी का याद रखें, इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ पे बहुत काम किया हुआ है। किस पर काम किया है? इस्लामिक स्टडीज़ पर। और इनकी बहुत फेमस बुक थी, वो बुक थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे बहुत काम किया हुआ है, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे काम किया हुआ है। ऐसे कभी याद नहीं रहता नाम, स्पेसिफिकली आपको अगर याद रहेगा तो इस तरह से याद रहेगा, इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ पे काफ़ी काम किया है, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पे इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से एक बुक है जो मैंने देखी है वो लिखी हुई है। तो रैल्फ ब्रायबैंटी आपको इस तरह से याद रहेगा कि ये कैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। फैरल हैडी तो कोई इशू नहीं है, ये आप पूरा जब थ्रू आउट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें फैरल हैडी हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइज्ड एनार्की मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज रिलेटेड टू। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड एनार्की मॉडल है इसके कुछ स्ट्रीम्स होते हैं, ये आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्ट्रीम्स ऑर्गेनाइज्ड एनार्की मॉडल से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये आपको ऑर्गेनाइज्ड एनार्की मॉडल के स्ट्रीम्स दे रहे हैं, बट जो नीचे पूछे गए हैं वो किसके मॉडल हैं? वो हैं मल्टीपल स्ट्रीम फ्रेमवर्क के, मल्टीपल स्ट्रीम फ्रेमवर्क मॉडल के, जिसको हम MSF कहते हैं। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो मॉडल है ये कौन सा मॉडल लिया है यहाँ पे? मल्टीपल स्ट्रीम्स मॉडल या फ्रेमवर्क, MSF। ये किसने दिया था? जॉन W किंगडन ने दिया था। किसके लिए? पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेशली जो उसका फर्स्ट स्टेप है एजेंडा सेटिंग, उसे डिस्क्राइब करने के लिए ये मॉडल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1984 में, और उसे अपडेट किया था 2010 में। ही वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम गार्बेज कैन मॉडल। जो गार्बेज कैन मॉडल है ये उनसे इंस्पायर्ड थे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एनार्की जो मॉडल है उससे ये इंस्पायर्ड थे। इस मॉडल के हिसाब से क्या था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसका रिजल्ट है? ये 4 स्ट्रीम्स जो हैं उनके इंटरेक्शन का रिजल्ट हैं। वो 4 स्ट्रीम्स क्या हैं? चॉइसेस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और एनर्जी किसकी? पार्टिसिपेंट्स की। अब ये जो आपके किंगडम थे इन्होंने इन्हीं 4 मॉडल में से या ये 4 स्ट्रीम में से 3 स्ट्रीम जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए थे, बट सोल्यूशन को उन्होंने पॉलिसी कहा था। और तीसरा जो उन्होंने लिया था वो उन्होंने लिया था पॉलिटिक्स, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने पॉलिटिक्स कह दिया था। तो द राइट आंसर इज
A, B and C. Next question. Who among the following said that members of a bureaucracy needs statesmanship which cannot be tested through examination? इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा जो एक आप इजीली जिस तरह से इस क्वेश्चन को डीकोड कर सकते हैं वो यही है कि कौन ब्यूरोक्रेसी के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, वही इसका आंसर है। ठीक है, हु इज़ द ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ एनिमी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वही इसका आंसर है। जो इस तरह की बातें हमेशा करते हैं, ये एग्जामिनेशन से आप टेस्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हु इज़ दैट? ही इज़ कार्ल मार्क्स। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 59. Which one of the following is not included in मैक्लीलैंड theory of need? मैक्लीलैंड थेरी की जो थेरी है नीड की, उसका कौन सा फीचर नहीं है? अचीवमेंट, रिवार्ड, पॉवर, एफिलिएशन। ओके, कौन से फीचर्स जो हैं ये मैक्लीलैंड थेरी में इंक्लूड नहीं होते हैं? ये जो मैक्लीलैंड का मॉडल है, इसी को हम ह्यूमन मोटिवेशन थेरी भी कहते हैं, एक्वायर्ड नीड थेरी भी कहते हैं और 3 नीड्स थेरी भी कहते हैं। ठीक है, ये 1960s का मॉडल था। किसने दिया था? डेविड मैक्लीलैंड ने दिया था। ठीक है, डेविड मैक्लीलैंड ने दिया था। उनके हिसाब से 3 नीड्स जो हैं वो एक ह्यूमन को मोटिवेट करती हैं। वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। तो इन्होंने क्या पूछा है? नॉट इंक्लूडेड। सो द राइट आंसर इज 2। ठीक है, राइट आंसर आपका है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वर फाइनेंस मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यानी कि फिनमिन? R.K. चनमुगन शेट्टी, चरण सिंह, मधु दंतावते और सुब्रमण्यम स्वामी। ओके, ये जो शनमुगन चट्टी थे ये 1947 में थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चरण सिंह जो थे ये कब थे? 1979 में थे। ये जो मधु दंतावते थी ये थी 1989 में। सुब्रमण्यम स्वामी वाज नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा A, B एंड C, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following are features of ideographic orientation to comparative public administration? यहाँ पर आपको आइडियोग्राफिक ओरिएंटेशन यानी कि आइडियोग्राफिक जो अप्रोच है उसके फीचर्स को पहचानना है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लगते हैं। ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। हिस्टोरिकल एपिसोड, को रिलेशन विद वेरिएबल्स, द कल्चरल एरिया, रेगुलरिटीज ऑफ बिहेवियर। कौन से फीचर्स आइडियोग्राफिक ओरिएंटेशन के या आइडियोग्राफिक अप्रोच के हैं? आइडियोग्राफिक थेरीज कौन सी होती हैं? आइडियोग्राफिक थेरीज कौन सी होती हैं जो क्या करती हैं? चीज़ों को स्पेसिफाई करती हैं ना। ठीक है, क्या करती हैं? स्पेसिफाई, यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर अपना जो भी एक्टिविटी है, ये जो अप्रोच लगती है, कहाँ लगती है? स्पेसिफिक सिचुएशंस पे लगती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें। किस किस से रिलेटेड है आइडियोग्राफिक ओरिएंटेशन? ओके, हिस्टोरिकल अप्रोच से है, बिल्कुल है। हिस्टोरिकल एपिसोड जो है यहाँ पर आती है क्योंकि ये यूनिक फीचर्स पर
जो है उससे ये डील करती हैं, और साथ ही साथ किससे डील करेंगी, ये कल्चरल एरिया से, ठीक है। क्योंकि जो ये आपकी जो आइडियोग्राफिक जो अप्रोच है ना, ये किन पर लगेंगी, ये लगेंगी क्वालिटेटिव जो डाटा है उस पर लगेगा, यानी कि बिहेवियर की स्टडी में ये जो है आइडियोग्राफिक अप्रोच आपका लगेगा। दैट मीन्स ये कल्चरल एरिया को भी अपने अंदर जो इनकॉर्पोरेट करेगा। सो द राइट आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। इसका वेरिएबल से रिलेशन नहीं है, वो क्वांटिफाई करेगा चीज़ों को, और बिहेवियर की रेगुलरिटी से भी रिलेशन नहीं है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड पे आपको कमेटी दी है, दूसरे साइड पे उसके आर्टिकल्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा उसको ब्रॉड कर लेती हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ अच्छे से। ओके, कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ये लिस्ट 1 में है। कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, लिस्ट बी में है आर्टिकल 243Z, आर्टिकल 243ZA, आर्टिकल 243ZD एंड आर्टिकल 243ZE। एक अगर आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट अगर आता होगा इसमें से तो आपका सीधे आंसर बन जाएगा। स्टिल बनाया आप अपना आंसर। ओके, तो जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो किससे डील करती है, किस आर्टिकल से, वो डील करती है आर्टिकल 243ZE से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किससे डील करती है, आर्टिकल 243ZD से। आप जो आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, वो किससे डील करेगा, वो करेगा 243Z से। और आपका जो इलेक्शन है, इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, वो किससे डील करेंगे, आर्टिकल 243ZA से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इस तरह से हमारा 2। अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी का पता होता तो सीधे आपका आंसर बन जाता, वो थी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट को मेट्रोपॉलिटन। चले एक अगर आपको पता होती तब भी आंसर बन जाना था। वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के साथ क्या आ रहा है आपका, बी के साथ क्या आ रहा है 3, 243ZD, ठीक है। तो बी का 3 ये था, सीधे आपका आंसर बन जाना था। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आता होता तब भी निकल जाना था, और अगर आपको मेट्रोपॉलिटन कमेटी जो है वो आता होता, यानी कि ए का 4, यस नहीं वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका बी का 2 जो है, बी का 3 जो है, इससे आपका आंसर जो है वो क्विकली बन जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट ए में डेज हैं और लिस्ट 2 में डेट्स हैं। पंचायती राज डे, सिविल सर्विस डे, गुड गवर्नेंस डे, अर्थ डे। डेट है आपकी 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल एंड 25 दिसंबर। एक सिंगल डे से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर 1 में भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, उसी से आंसर बन जाएगा। आराम से देखें, सीधे आंसर बन रहा है, ठीक है। पंचायती राज डे आपका कब होता है, पंचायती राज डे कब है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 24 अप्रैल, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे आपका कब होता है, वो आपका होता है 21 अप्रैल। उसके बाद गुड गवर्नेंस डे आपका होता है 25 दिसंबर, और अर्थ डे आपका होता है 22 अप्रैल। तो एक से ही आपका आंसर बन जाना था, वो क्या था आपका डी का 2। देख रहे हैं, डी का 2 सिर्फ यही है, सीधे से अर्थ डे, ऊपर से इतना इजी था। अर्थ डे कब होता है 22 अप्रैल, इसी से आपका आंसर बन जाना था। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 दी है, उसको आपको लिस्ट 2 से जो है वो मैच करना है। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो आपको मैच करने हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 154, आर्टिकल 156, आर्टिकल 158, आर्टिकल 161। आराम से मैच करें। Okay, the right answer is interoperability, that is 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 दी है आपको, उसको आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ कमीशंस हैं, लिस्ट 2 में उसकी एयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, चिल्ड्रन या चाइल्ड मैरिजेस प्रोहिबिशन एक्ट, 2006, 1953, 2007, 2012। आराम से अपना आंसर बनाएं। ओके, एक सीधे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी से आपका आंसर बन जाता है, बट हम सारा बनाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कहाँ कब आया था? 2006 में। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है ये 2012 का था। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 का था। सबसे क्लिकेबल पॉइंट है वैसे इसमें ये था, बट यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैं ऐसे नहीं कहूँगी। लास्ट चाइल्ड मैरिजेस प्रोटेक्शन एक्ट ये था 2007 का, ठीक है। तो अगर आप सीधे से देखें ए का 1 सबसे इजी तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी है, बट इससे भी ज़्यादा इजी क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए सेकंड नंबर पे जो इजी बन जाएगा वो बन जाएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। सबको पता है 2006 का है, ठीक है। तो ए का 1 करके आपका सीधे आंसर 1 बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट सिस्टम गिवन बाय रेंसिस लिकर्ट इन करेक्ट सीक्वेंस। रेंसिस लिकर्ट का जो सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट मॉडल है उसके कुछ सीक्वेंसेस हैं, उनके जो उसने जो यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं कौन कौन से सिस्टम्स हैं उसको आप ऑर्डर में मेंटेन करें। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम, कंसल्टेटिव सिस्टम, पार्टिसिपेटिव सिस्टम, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम। टेक योर टाइम। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है? एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम, फिर हमारा क्या है? कंसल्टेटिव सिस्टम, और फिर एंड में हमारा है पार्टिसिपेटिव सिस्टम। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? DABC, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैराडाइम इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में कौन सा पैराडाइम नहीं है? इंक्रीमेंटलिज्म नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, पावर रेगुलेशन की बात नहीं है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है। क्या नहीं है पब्लिक पॉलिसी में एज अ पैराडाइम? ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इंक्रीमेंटलिज्म की बात है, ठीक है, रैशनैलिटी की भी बात है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की भी बात है, बट पावर रेगुलेशन की जो पॉइंट है ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का पैराडाइम नहीं है। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हेनरी फ्योल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस, राइट टू सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू हिज सबॉर्डिनेट्स, clear line of authority from top to bottom linking all at all level, decision making authority at top of management। सिंपल सा एक अगर आप क्लिक कर लेंगे तो उससे आपका जो एक आइटम कर लेंगे उससे आपका आंसर पूरा बन जाएगा। ओके, ठीक है, एक सिंगल से ही आपका आंसर बन जाता था, कुछ ज़्यादा इसमें करने को था नहीं, बट फिर भी हम देखेंगे। अथॉरिटी क्या है आपकी? अथॉरिटी है राइट टू गिव सुपीरियर, राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू हिज सबॉर्डिनेट, दैट इज अथॉरिटी, ये आपकी अथॉरिटी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस। सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है ये टॉप ऑफ मैनेजमेंट का काम है, ये आपकी सेंट्रलाइजेशन है। और स्केलर चेन सीधे क्लियर चेन ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आराम से डी का 3 करते, स्केलर चेन जो सबसे इंपॉर्टेंट भी था, सीधे जो लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन क्या हो गया? हायरार्किकल अथॉरिटी जो है, ये जो हायरार्किकल चेंज जो होती हैं, सीधे अगर आप डी का 3 करते तो आपका आंसर बन जाना था। सो द राइट आंसर इज 3। ओ सॉरी, सो द राइट आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ लीगल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। किसने इस्टेब्लिश किया था इसे? 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 72nd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। और ये क्या करती है?
ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो फाइनेंसेस है उससे डील करती है। ठीक है, ये थे आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। बाकी जो 70 से 90 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। प्लस उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचेंगे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।